जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, कल्पना कीजिए कि आपको वो सब कुछ मिल गया है जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी चाहा था। आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके हैं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आपके एक इशारे पर सेना कुछ भी कर सकती है। आपके पास न्यूक्लियर बम के कोड हैं। आप जब चाहें अपने आलीशान प्राइवेट हवाई जहाज एयरफोर्स वन में बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। दुनिया का हर बड़ा नेता, हर बड़ा आदमी आपके सामने सिर झुकाता है और आपसे हाथ मिलाने के लिए तरसता है। लेकिन यह तो सिर्फ बाहर की दुनिया है। अंदर से आप क्या महसूस कर रहे हैं? अंदर से आप बुरी तरह से डरे हुए हैं। आप अकेले हैं। आपके पास दुनिया भर की ताकत है, लेकिन आपके मन में 24 घंटे एक खौफ बैठा हुआ है कि कोई कहीं न कहीं आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की बिल्कुल सच्ची कहानी है। लेकिन आज हम किसी बोरिंग राजनीति या इतिहास की किताब की तरह बात नहीं करेंगे। कुछ देर के लिए राजनीति, कानून और कोर्ट कचहरी को भूल जाइए। यह इंसानी दिमाग, उस कमजोरियों और उसकी साइकोलॉजी की कहानी है। यह कहानी है कि जब एक ऐसा इंसान जो अंदर से अपनी ही कमियों को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, जिसे हमेशा लगता हो कि सब उससे नफरत करते हैं, उसे अगर अचानक से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मिल जाए तो वो क्या क्या तबाही मचा सकता है। दोस्तों, सत्ता और पागलपन की इस खौफनाक कहानी की गहराई में उतरने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको इतिहास के पन्नों से निकाली गई ऐसी ही दमदार, सच्ची और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल हिस्टोरिक सागा को अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इतिहास के ये गहरे राज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसी ही बेहतरीन और गहरी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की हिम्मत देता है। तो चलिए अब वापस लौटते हैं निक्सन की उस डरावनी दुनिया में। रिचर्ड निक्सन कोई पैदाइशी अमीर या राजघराने के इंसान नहीं थे। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से आए थे। उनके पिता एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते थे। निक्सन ने अपनी जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए लड़ाई लड़ी थी। वो लड़ झगड़ कर और धक्के खाकर राजनीति के टॉप तक पहुंचे थे। उनमें जॉन एफ कैनेडी जैसा वो खास आकर्षण या चार्म बिल्कुल नहीं था जो लोगों को दीवाना बना दे। निक्सन थोड़े अजीब थे। उन्हें लोगों से घुलना मिलना, फालतू की बातें करना या पार्टियों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब 1960 के राष्ट्रपति चुनाव में जॉन एफ कैनेडी ने उन्हें हराया था तो वह निक्सन के लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, यह उनके लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उन्हें लगने लगा था कि अमेरिका के अमीर लोग, मीडिया वाले और पूरा सिस्टम हमेशा उन्हें बर्बाद करने की ताक में रहता है। उन्हें लगता था कि मीडिया खूबसूरत और अमीर कैनेडी से प्यार करता है, लेकिन मेहनत करने वाले निक्सन से नफरत करता है। और मजे की बात यह है कि वो पूरी तरह गलत भी नहीं थे, लेकिन उनका यह शक और पागलपन की हद तक का डर, उस डर ने एक ऐसा पिंजड़ा बना दिया जिसमें वो खुद ही हमेशा के लिए कैद हो गए। जब 1969 में निक्सन आखिरकार चुनाव जीतकर सत्ता में आते हैं और व्हाइट हाउस में कदम रखते हैं तो व्हाइट हाउस के बाहर की दुनिया में भारी उथल पुथल मची हुई थी। अमेरिका वियतनाम के एक बहुत ही भयानक युद्ध में फंसा हुआ था। हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे। लोग गुस्से में थे। सड़कों पर मानो आग लगी हुई थी। नौजवान लड़के लड़कियां युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस से भिड़ रहे थे। नौबत यहां तक आ गई थी कि प्रदर्शनकारी सच में राष्ट्रपति की कार पर पत्थर और अंडे तक फेंक रहे थे। लेकिन व्हाइट हाउस की इन मोटी मोटी दीवारों के अंदर निक्सन अपना एक अलग ही किला बना रहे थे। एक ऐसा किला जहां कोई उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर न मार सके। निक्सन को लोगों का आमना सामना करना पसंद नहीं था। अगर उन्हें किसी को नौकरी से निकालना होता था तो वो उसे उसके मुंह पर नहीं बोल पाते थे। इसलिए उन्होंने खुद को ऐसे लोगों से घेर लिया जो पूरी तरह से उनके वफादार थे और जो उनके लिए कोई भी गंदा काम कर सकते थे। वॉशिंगटन के लोग मजाक में उन्हें इस ग्रुप को द जर्मन्स या बर्लिन की दीवार कहते थे। इस दीवार के सबसे बड़े हिस्से में उनके चीफ ऑफ स्टाफ HR होल्डमैन आते थे। होल्डमैन बहुत ही सख्त मिजाज के इंसान थे। उनके बाल फौजियों की तरह छोटे छोटे कटे हुए थे और उनका एक ही उसूल था कि काम
काम में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर निक्सन एक उदास और हमेशा शक करने वाले राजा थे तो होल्डमैन उनके जल्लाद थे। होल्डमैन का काम था निक्सन के गुस्से, उनकी भड़ास और उनके वहम को चुपचाप सुनना और फिर उस पर तुरंत एक्शन लेना, वो भी बिना किसी दया के। जरा इस बात को गहराई से समझिए, जब आपके पास एक ऐसा लीडर हो जो हर वक्त खुद को खतरे में महसूस करता हो, जो हमेशा डरा रहता हो और उसके आसपास ऐसे लोग हों जो उसके गुस्से में दिए गए हर आदेश को पत्थर की लकीर समझ ले, तो समझ लीजिए आप एक बहुत बड़ा टाइम बम बना रहे हैं। माचिस अभी जली नहीं है, लेकिन पूरे कमरे में बारूद और गैस पूरी तरीके से भर चुका है। वाटरगेट का यह पूरा कांड आखिर शुरू ही क्यों हुआ, इसके पीछे की असली वजह क्या थी, इसे समझने के लिए मुझे आपको एक बहुत बड़ा राज बताना होगा। एक ऐसा राज जो अगर 1968 के चुनाव के वक्त बाहर आ जाता तो रिचर्ड निक्सन का राजनीतिक कैरियर वहीं का वहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाता। साल 1968 निक्सन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन चुनाव से पहले वियतनाम युद्ध को खत्म करने के लिए पेरिस में एक शांति समझौता करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि युद्ध रुक जाए ताकि उनकी पार्टी चुनाव जीत सके। अगर जॉनसन यह शांति समझौता कर लेते तो उनकी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता और निक्सन फिर से हार जाते। तो इसे रोकने के लिए निक्सन क्या करते हैं, वो चुपचाप पर्दे के पीछे से उस शांति समझौते को ही बर्बाद कर देते हैं। निक्सन की टीम अन्ना चेनॉल्ट नाम की एक बेहद अमीर और रसूखदार महिला के जरिए दक्षिण वियतनाम की सरकार को एक सीक्रेट मैसेज भिजवाती है। वो मैसेज था, अभी कोई समझौता मत करो, बस थोड़ा रुको, हम चुनाव जीतने वाले हैं। निक्सन के राष्ट्रपति बनने पर तुम्हें ज्यादा बेहतर डील मिलेगी। और उनका यह खौफनाक पैतरा सच में काम कर जाता है। दक्षिण वियतनाम शांति की बातचीत से पीछे हट जाता है, समझौता टूट जाता है, वियतनाम का युद्ध चलता रहता है, लेकिन निक्सन का काम हो जाता है। वो बहुत ही कम वोटों के अंतर से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच था। राष्ट्रपति जॉनसन को असल में इस पूरी साजिश का पता चल गया था। उन्होंने FBI से फोन टैप करवाए थे और निक्सन की टीम को रंगे हाथों पकड़ लिया था। जॉनसन ने प्राइवेट में अपने लोगों से इसे देशद्रोह और गद्दारी कहा था, लेकिन सरकार की साख बचाने के लिए उन्होंने इस राज को राज ही रखा। निक्सन बच निकले, वो जीत गए, लेकिन यह भूत, यह खौफनाक डर कि किसी न किसी के पास वो फाइल जरूर मौजूद है जो साबित कर सकती है कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए देश के शांति समझौते से खिलवाड़ किया था, उन्हें हर दिन डराता था। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो यही इस पूरी बीमारी और वाटरगेट कांड की असली जड़ है। जब आपकी पूरी कुर्सी एक बहुत बड़े और गंदे राज पर टिकी हो तो आपको हर इंसान में जासूस नजर आता है, आप किसी पर भरोसा नहीं करते। अब हम सीधा 1971 में आते हैं। यह वो साल है और वो पल है जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डेनियल एल्सबर्ग नाम का एक पूर्व मिलिट्री एनालिस्ट सरकार की एक बहुत बड़ी और टॉप सीक्रेट रिपोर्ट प्रेस को लीक कर देता है। इसे इतिहास में पेंटागन पेपर्स कहा जाता है। इस रिपोर्ट में वियतनाम युद्ध को लेकर अमेरिकी सरकार के सालों के झूठ का पर्दाफाश किया गया था। इस रिपोर्ट ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन अब यहाँ एक मजेदार बात देखिए, पेंटागन पेपर्स की उस पूरी रिपोर्ट में निक्सन का नाम तक नहीं था। वो पूरी की पूरी रिपोर्ट उनके पहले के राष्ट्रपतियों कैनेडी और जॉनसन की गलतियों के बारे में थी। शुरुआत में निक्सन को इस रिपोर्ट के लीक होने से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ा। उनका पूरा ध्यान व्हाइट हाउस में हो रही अपनी बेटी ट्रिशिया की शानदार शादी पर लगा हुआ था। लेकिन तभी इस कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही अहम किरदार की, हेनरी किसिंजर। किसिंजर निक्सन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। वो बहुत होशियार थे, लेकिन अपने बॉस निक्सन की तरह ही शक्की मिजाज के थे। जिस एल्सबर्ग ने ये रिपोर्ट लीक की थी वो कभी किसिंजर की ही टीम का आदमी हुआ करता था। किसिंजर को लगने लगा कि इस लीक से उनकी खुद की बदनामी हो रही है, इसलिए किसिंजर सीधे निक्सन के पास जाते हैं और उनके दिमाग के साथ पूरी तरह से खेलते हैं। वो निक्सन से कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, इस लीक की वजह से दुनिया के सामने आप एक बहुत ही कमजोर इंसान दिखाई दे रहे हैं। कोई भी ऐरा गैरा बेवकूफ इंसान इस देश के राज अपने दम पर अखबारों में छाप सकता है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कमजोर किसिंजर ने ठीक उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया जो निक्सन का सबसे
सबसे बड़ा डर और उनका सबसे बड़ा ट्रॉमा था, दुनिया के सामने कमजोर दिखने का डर। यह सुनते ही निक्सन का गुस्सा किसी भयानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है और अचानक इसी गुस्से के बीच निक्सन को अपना 1968 का वो काला राज याद आ जाता है। वो सोचने लगते हैं कि अगर डेनियल एल्सबर्ग पेंटागन पेपर्स लीक कर सकता है तो क्या पता कल को कोई और फाइल भी बाहर आ जाए। क्या होगा अगर किसी के पास वो फाइल हो जिसमें मेरे शांति समझौते को तोड़ने का पक्का सबूत हो। उसी दौरान निक्सन के एक अधिकारी उन्हें बताते हैं कि वाशिंगटन के ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट नाम के थिंक टैंक में एक सीक्रेट फाइल हो सकती है। अब जरा सुनिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति इसके बाद क्या कहते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, भगवान के लिए अंदर जाओ और वो फाइलें लेकर आओ, चाहे वहां की तिजोरी को बम से उड़ाना पड़े उड़ा दो और वो फाइल निकाल लाओ। वो सीधे सीधे अपने स्टाफ को एक जुर्म करने का आदेश दे रहे थे, ताला तोड़ना, तिजोरी उड़ाना और दस्तावेज चुराना। निक्सन को अब बहाने नहीं बस काम चाहिए था। वो शिकायत करते हैं कि उनकी मौजूदा टीम कानूनी पचड़ों में बहुत उलझती है। उन्हें ऐसे खूंखार लोग चाहिए जो उनके लिए कुछ भी गंदा काम करने को तैयार हों। और इस तरह व्हाइट हाउस में फैसला लिया जाता है, अगर खुफिया एजेंसियां ये गंदे काम नहीं करेगी तो राष्ट्रपति खुद अपनी एक सीक्रेट पुलिस बनाएंगे। वो लोग खुद को द प्लम्बर्स कहते थे क्योंकि उनका काम था लीक रोकना। यह एक ब्लैक ऑप्स टीम थी जो सीधे व्हाइट हाउस के बेसमेंट से रूम नंबर 16 तक काम कर रही थी। इस काम के लिए दो मुख्य लोगों को रखा गया था। एक थे ई हावर्ड हंट, ये CIA के पूर्व अफसर थे, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि हंट खाली समय में जासूसी की सस्ती किताबें लिखते थे। वो जासूसों की इस दुनिया के दीवाने थे और खुद को जेम्स बॉन्ड समझते थे। दूसरे थे गॉर्डन लिडी। यह इंसान FBI का पूर्व एजेंट था। लिडी खुद को टफ गाय मानता था। अपनी सहन शक्ति साबित करने के लिए उसने एक बार लाइटर की आग पर अपनी हथेली तब तक रखे रखी जब तक कि उसकी चमड़ी पूरी तरह से जलकर काली नहीं हो गई। वो शेखी बगाड़ता था कि पेंसिल से किसी इंसान को कैसे मारा जा सकता है। ये दोनों ही आदमी जासूसी की दुनिया के दीवाने थे और अचानक राष्ट्रपति के आदमियों ने इन्हें बेहिसाब पैसा दे दिया और निक्सन को बचाने के लिए कुछ भी करने की छूट दे दी। जरा सोचिए यह कितना खतरनाक है। आप एक डरे हुए शक्की राष्ट्रपति को लाते हैं, सारे कानून किनारे रख देते हैं और देश की ताकत उन लोगों को सौंप देते हैं जो असल जिंदगी में जेम्स बॉन्ड खेलना चाहते हैं। उनका पहला शिकार था डेनियल एल्सबर्ग। निक्सन प्रेस में एल्सबर्ग की इज्जत उड़ाना चाहते थे। प्लम्बर्स को पता चलता है कि एल्सबर्ग कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर लेविस फील्डिंग से इलाज करा रहे हैं। प्लान बहुत सीधा था, कैलिफोर्निया जाओ, रात के अंधेरे में डॉक्टर के ऑफिस का ताला तोड़ो, एल्सबर्ग की मेडिकल फाइल चुराओ, उसके बचपन के राज बाहर निकालो और उन्हें मीडिया में लीक करके उसे बर्बाद कर दो। लेकिन वो इस काम को बिल्कुल नौसिखिए की तरह करते हैं। हंट और लिडी लॉस एंजलिस जाते हैं। वो CIA से भेस बदलने का अजीबोगरीब सामान लाते हैं, नकली चश्मे, एक ऐसा विग जो ठीक से फिट भी नहीं आ रहा था, तंबाकू की थैली में छिपा स्पाई कैमरा और लंगड़ाकर चलने वाला एक डिवाइस। वो ताला तोड़ने के लिए मियामी शहर से क्यूबा के कुछ लोगों की टीम बुलाते हैं। लेबर डे वीकेंड साल 1971 की रात का अंधेरा है। क्यूबा की टीम बेवर्ली हिल्स में डॉक्टर के ऑफिस के बाहर पहुंचती है। लिडी बाहर हाथ में एक बड़ा चाकू लिए पहरा दे रहा है। टीम अंदर घुसती है। वे अलमारियां तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। उन्हें उस क्लिनिक में डेनियल एल्सबर्ग के बारे में कुछ भी काम का नहीं मिलता। अपने सुराग मिटाने के लिए वो पूरे ऑफिस में तोड़फोड़ कर देते हैं और फर्श पर दर्द की गोलियां बिखेर देते हैं ताकि पुलिस को लगे कि नशेड़ियों ने ड्रग्स चुराने के लिए लूटपाट की है। इसके बाद वो भागकर अपने शानदार बेवर्ली हिल्टन होटल वापस आ जाते हैं। वो अपने मिशन में पूरी तरह से फेल हो गए थे। उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो होटल के कमरे में क्या करते हैं, वो महंगी शैंपेन खोलते हैं और जश्न मनाते हैं क्योंकि उनके बीमार दिमाग में वो इस देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। जब वो वाशिंगटन लौटकर व्हाइट हाउस में इस फेल मिशन की रिपोर्ट देते हैं तो वहां किसी को कानून टूटने की चिंता नहीं होती। व्हाइट हाउस के एक बड़े अफसर को बस इस बात की राहत होती है कि वो पकड़े नहीं गए। वो लिडी से कहते हैं, आपने उन औजारों और सामान को संभाल कर रखना, हमें उनकी फिर से जरूरत पड़ सकती है। और बस यही सारी हदें पार हो गई। निक्सन के व्हाइट हाउस की मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी थी। उन्होंने चोरी और सेंधमारी को सही मान लिया था। उनके दिमाग में कोई भी लाइन
ऐसी नहीं थी जिसे वो पार नहीं कर सकते थे, बशर्ते उससे निक्सन की सत्ता सुरक्षित रहती हो। तबाही की आग लगाने का सारा इंतजाम हो चुका था। आदमी, पैसा, सीक्रेट टीम और कानून की धज्जियां उड़ाने का घमंड सब तैयार था। उन्हें लगता था कि वो अजय हैं, लेकिन कोलंबस की यही बेवकूफ और नौसिखियों वाली टीम अब एक नए शिकार की तरफ बढ़ने वाली थी। अगला साल चुनाव का साल होने वाला था और अब वो वाशिंगटन में पोटोमैक नदी के किनारे बनी एक बेहद शानदार और आलीशान बिल्डिंग पर अपनी नजरें गड़ाने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली है, जिसका नाम है वाटरगेट। इस कहानी के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। हमने देखा कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के अंदर बैठे एक गहरे खौफ, उनके शक और उनके पागलपन ने व्हाइट हाउस के बेसमेंट में एक ऐसी खुफिया टीम को जन्म दिया था जिसका काम सिर्फ निक्सन के दुश्मनों को बर्बाद करना था। हमने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने अपने विरोधियों की जानकारी निकालने के लिए एक डॉक्टर के क्लिनिक का ताला तोड़ा और उस अपराध को देशभक्ति का नाम दे दिया। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यह छोटी सी चिंगारी एक भयानक आग में बदल जाती है। साल 1972, यह अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का साल है। अगर आप उस समय अमेरिका के माहौल को बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि निक्सन की जीत बिल्कुल पक्की है। वो बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने चीन का एक ऐतिहासिक दौरा किया था। रूस के साथ उनके रिश्ते बेहतर हो रहे थे और अमेरिका की जनता उन्हें बहुत पसंद कर रही थी। बाहर से देखने पर निक्सन एक ऐसे अजय राजा जैसे लग रहे थे जिसे कोई चुनाव में हरा नहीं सकता। लेकिन यह कहानी बाहर की दुनिया की है ही नहीं। यह कहानी है उस इंसान के दिमाग के अंदर चल रहे तूफान की। निक्सन को बाहर की दुनिया भले ही कितना भी प्यार दे दे, लेकिन उनके अंदर का वो असुरक्षित इंसान, वो डरा हुआ बच्चा हमेशा यही मानता था कि सब कुछ कभी भी खत्म हो सकता है। उन्होंने अपनी हार का खौफ अपने ऊपर इतना हावी कर लिया था कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। सिर्फ जीतना उनके लिए काफी नहीं था, वो अपने विरोधियों को पूरी तरह कुचलना चाहते थे। और इसी सोच ने एक ऐसी संस्था को जन्म दिया जो इस पूरे वाटरगेट कांड का सबसे अहम हिस्सा बना। इस संस्था का नाम था कमेटी टू री इलेक्ट द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को दोबारा चुनाव जिताने वाली कमेटी। इसे लोग शॉर्ट में मजाक के तौर पर क्रीप कहते थे। इस क्रीप कमेटी का मुखिया कोई आम आदमी नहीं था। इसका मुखिया था जॉन मिशेल। जॉन मिशेल निक्सन के बहुत पुराने दोस्त थे और अमेरिका के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके थे, यानी वो देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी रह चुके थे। लेकिन इस कमेटी में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। इस कमेटी का सिर्फ एक ही मकसद था, निक्सन को चुनाव जिताना, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जरा सोचिए, एक ऐसी कमेटी जिसके पास देश के सबसे अमीर लोगों का दिया हुआ बेहिसाब पैसा हो, जिसका मुखिया देश का सबसे ताकतवर आदमी हो और जिसे राष्ट्रपति का पूरा आशीर्वाद मिला हो, ऐसी जगह पर क्या होगा? वहाँ गुरूर होगा, घमंड होगा और कानून को अपने जूते की नोक पर रखने की मानसिकता होगी। इस कमेटी के पास लाखों डॉलर का एक ऐसा कैश फंड था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। इस पैसे का इस्तेमाल निक्सन के विरोधियों की जासूसी करने, उनकी रैलियों में गड़बड़ी फैलाने और उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के लिए किया जाता था। और इसी क्रीप कमेटी में एंट्री होती है हमारे पुराने खिलाड़ी की, जी गॉर्डन लिडी। लिडी को इस चुनाव कमेटी में एक बहुत बड़ा काम सौंपा जाता है। उसे निक्सन के विरोधियों यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की जासूसी करने का एक मास्टर प्लान बनाने को कहा गया था। लिडी इस काम को लेकर इतना उत्साहित था कि उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आज भी किसी का भी दिमाग सुन्न पड़ जाए। लिडी ने अपने खुफिया मास्टर प्लान का नाम रखा था ऑपरेशन जेमस्टोन। लिडी पूरी तैयारी के साथ जॉन मिशेल के ऑफिस में अपना प्लान सुनाने आता है। वो अपने साथ कुछ बड़े बड़े और रंग बिरंगे चार्ट लेकर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कॉर्पोरेट कंपनी में कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हो। अब जरा ध्यान से सुनिए कि लिडी के इस प्लान में क्या क्या शामिल था। लिडी ने मिशेल को बताया कि हम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को फंसाने के लिए मियामी शहर में एक आलीशान जहाज किराए पर लेंगे। उस जहाज पर हम खुफिया कैमरे और माइक लगाएंगे। फिर हम कुछ बहुत ही महंगी और खूबसूरत लड़कियों को बुलाएंगे और विपक्षी नेताओं को उस जहाज पर दावत के लिए बुलाएंगे। जब वो नेता उन लड़कियों के साथ होंगे तो हम उनकी तस्वीरें खींच लेंगे और उन्हें ब्लैकमेल करेंगे। उसने कहा कि जो लोग निक्सन की रैलियों में प्रदर्शन करते हैं, हम उन्हें किडनैप
किडनैप करेंगे। हम बकायदा गुंडों की एक टीम बनाएंगे जो रात के अंधेरे में निक्सन के विरोधियों के साथ मारपीट करेगी और इसके साथ ही हम विपक्षी पार्टियों के बड़े दफ्तरों में घुसकर वहां खुफिया माइक लगाएंगे। लिडी ने इस पूरे प्लान का जो बजट बताया वो था $10 लाख। उस जमाने के हिसाब से यह बहुत बड़ी रकम थी। अब आप सोचेंगे, देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल जॉन मिशेल ने जब यह पागलपन सुना होगा तो उन्होंने लिडी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होगा। उन्हें पुलिस बुलानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। सत्ता का नशा इतना ज्यादा था कि मिशेल ने लिडी से सिर्फ इतना कहा, यह प्लान बहुत ज्यादा महंगा है, इसे थोड़ा कम करो। हमें किडनैपिंग और लड़कियों वाले आइडिया की जरूरत नहीं है। तुम बस ऐसा करो कि बजट को कम से कम $2.5 लाख कर दो और सिर्फ वो जासूसी वाले काम पर ध्यान दो। यह बात अपने आप में बहुत डरावनी है। जॉन मिशेल ने उस प्लान के अपराध होने पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ उसकी कीमत पर सवाल उठाया। उन्होंने लिडी को जासूसी करने की इजाजत दे दी और यहाँ से तय होता है उस जासूसी का सबसे बड़ा निशाना। वॉशिंगटन डीसी के पोटोमैक नदी के किनारे एक बहुत ही शानदार और महंगी बिल्डिंग बनी हुई थी। उस कॉम्प्लेक्स का नाम था वाटरगेट। इस बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर निक्सन की विपक्षी पार्टी का मुख्य दफ्तर था। इस पार्टी के चेयरमैन थे लैरी ओब्रायन। निक्सन को ओब्रायन से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। उन्हें लगता था कि ओब्रायन के पास निक्सन के कुछ पुराने राज हैं। निक्सन अपने आदमियों पर लगातार दबाव बना रहे थे कि ओब्रायन के दफ्तर में खुफिया माइक लगाओ। मई 1972 के अंत में गार्डन लिडी, हावर्ड हंट और उनकी टीम रात के अंधेरे में वाटरगेट बिल्डिंग में घुसती है। वो दफ्तर का ताला तोड़ते हैं और वहाँ के फोनों में खुफिया माइक लगा देते हैं। वो बिना किसी को पता चले वहाँ से निकल आते हैं। उन्होंने अपना काम कर दिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद जब लिडी और उसकी टीम ने उन माइकों की रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्हें पता चला कि वो माइक ठीक से काम नहीं कर रही हैं। उनमें से सिर्फ शोर की आवाज आ रही थी। निक्सन की टीम को और जानकारी चाहिए थी, इसलिए वो फैसला करते हैं कि उन्हें माइक ठीक करने के लिए एक बार फिर से वाटरगेट बिल्डिंग में घुसना पड़ेगा और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तारीख थी 16 जून 1972 की रात के करीब 1 बजे का समय था। पूरी वाशिंगटन डीसी शांत थी। वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में फ्रैंक विल्स नाम का एक 24 साल का बहुत ही सीधा साधा सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर था। फ्रैंक कोई पुलिस वाला या जासूस नहीं था, वो बस न्यूनतम मजदूरी पर काम करने वाला एक आम इंसान था। अपनी गश्त के दौरान फ्रैंक विल्स बेसमेंट के दरवाजे को चेक करता है। वो देखता है कि उस दरवाजे के ताले पर किसी ने एक टेप लगा रखी है ताकि दरवाजा लॉक न हो जाए। फ्रैंक को लगा कि शायद बिल्डिंग के किसी सफाई कर्मचारी ने यह टेप लगाई होगी। उसने वो टेप हटाई, दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ गया। लेकिन जब कुछ देर बाद वो वापस उसी दरवाजे के पास से गुजरा तो उसने देखा कि किसी ने ताले पर फिर से नई टेप लगा दी है। अब फ्रैंक के कान खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि बिल्डिंग में कोई ऐसा घुस आया है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। फ्रैंक ने तुरंत पुलिस को फोन किया। उस रात किस्मत भी जैसे निक्सन के खिलाफ थी। फ्रैंक के फोन पर जो पुलिस वाटरगेट पहुंची वो कोई आम गश्त वाली गाड़ी नहीं थी, वो सादे कपड़ों वाली पुलिस टीम थी। पुलिस वाले जींस और टी शर्ट में थे। उन्होंने अपनी गाड़ी दूर खड़ी की और चुपचाप बिल्डिंग के अंदर घुस गए। 6ठी मंजिल पर दफ्तर के अंदर 5 आदमी मौजूद थे। ये वही निक्सन की टीम के भेजे हुए जासूस थे। ये पांचों महंगे बिजनेस सूट पहने हुए थे, हाथों में सर्जिकल दस्ताने थे और उनके पास ताला तोड़ने का सामान था। अचानक दफ्तर की बत्तियां जलती हैं, दरवाजा खुलता है और सादे कपड़ों में पुलिस वाले अपनी बंदूकें तानकर खड़े हो जाते हैं। एक पुलिस वाला चिल्लाता है, अपने हाथ ऊपर कर लो, जहां हो वहीं रुक जाओ। वो पांचों जासूस जो खुद को मिशन के हीरो समझ रहे थे, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। बाहर सड़क के पार एक होटल के कमरे में गार्डन लिडी और हंट एक वॉकी टॉकी पर यह सब सुन रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि टीम पकड़ी गई है, उनके होश उड़ जाते हैं। वो अपना सामान समेटते हैं और वहां से रातों रात भाग खड़े होते हैं। सुबह होते होते यह खबर पूरी वाशिंगटन में फैल जाती है। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह सिर्फ एक आम चोरी है, लेकिन जब पुलिस ने उन आदमियों की तलाशी ली तो उन्हें अजीब चीजें मिली। उनके पास से $100 के एकदम नए नोटों की गड्डियां मिली, जिनके सीरियल नंबर एक के बाद एक थे। लेकिन सबसे बड़ा सबूत था उन जासूसों में से एक के पास मिली एक डायरी। उस डायरी में एक नाम लिखा था E. हावर्ड हंट और उस नाम के आगे लिखा था W.H. W.H. का मतलब था व्हाइट हाउस। यह कोई चोरी मामूली चोरी नहीं थी। इन चोरों के तार सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति के घर व्हाइट हाउस से जुड़े हुए थे। जब अगली सुबह व्हाइट हाउस के अधिकारियों को इस गिरफ्तारी की खबर मिली तो वहां हड़कंप मच गया। जब कोई आम इंसान गलती करता है तो वो सच
बोलने की सोचता है, लेकिन सत्ता के नशे में डूबे इन लोगों के दिमाग में एक ही बात थी, इसे कैसे छुपाया जाए। और यहीं से शुरू होता है दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा कवर अप। निक्सन और उसकी टीम को लगा कि वो पैसे के दम पर सब कुछ खरीद सकते हैं। उनका मानना था कि इन जासूसों को पैसा खिलाकर चुप करा दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की तिजोरियों से लाखों डॉलर का कैश निकाला जाने लगा। यह पैसा उन जासूसों के परिवारों तक पहुंचाया जाने लगा ताकि वो कोर्ट में मुंह बंद रखें। निक्सन को यकीन था कि मामला कुछ दिनों में शांत हो जाएगा और वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। उनका गुरूर उन्हें यह देखने ही नहीं दे रहा था कि जिस गड्ढे को उन्होंने छुपाने की कोशिश की है वो असल में एक बहुत गहरी खाई है जिसमें वो खुद गिरने वाले हैं। अब कहानी के इस तीसरे और आखिरी हिस्से में आपका स्वागत है। हमने देखा कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के डर और उनके शक की वजह से एक खुफिया टीम बनी जिसने वाटरगेट बिल्डिंग में चोरी की, और जब वो रंगे हाथों पकड़े गए तो कैसे व्हाइट हाउस ने पैसे और ताकत के दम पर इस पूरे सच को दबाने की कोशिश की। अब हम आगे बढ़ते हैं और यह देखेंगे कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का बनाया हुआ यह झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है और कैसे वो अपनी ही बिछाई हुई बिसात पर खुद ही मात खा जाता है। नवंबर 1972 का महीना आ चुका था। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए और जानते हैं नतीजा क्या हुआ। निक्सन ने अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी और शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने विरोधी को इतनी बुरी तरह से हराया कि सब हैरान रह गए। अमेरिका के 50 राज्यों में से 49 राज्यों में निक्सन ने जीत का परचम लहरा दिया था। जीत के इस जश्न में निक्सन और उनकी टीम को लगा कि उन्होंने वाटरगेट की उस छोटी सी चोरी वाले मामले को पूरी तरह से दफना दिया है। उन्हें लगा कि वो पैसा खिलाकर पकड़े हुए उन 5 जासूसों को हमेशा के लिए चुप कराने में कामयाब हो गए हैं। व्हाइट हाउस के अंदर बैठे उन ताकतवर लोगों को लगने लगा था कि वो अब भगवान बन चुके हैं और कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन गुरूर और घमंड की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो इंसान को अंधा कर देता है। निक्सन को बाहर की दुनिया में भले ही कितनी भी बड़ी जीत मिल गई हो, लेकिन अंदर से अभी भी बेचैनी से वो सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि सच को दबाना कोई एक बार का काम नहीं होता। सच एक जिंदा लाश की तरह होता है जिसे हमेशा कब्र में रखने के लिए आपको हर रोज उस पर मिट्टी डालनी पड़ती है। निक्सन की टीम बिल्कुल यही कर रही थी। वो उन जासूसों को चुप रखने के लिए हर महीने लाखों डॉलर का काला धन उन्हें भेज रहे थे। ये एक ऐसा दलदल था जिसमें वो जितना ज्यादा हाथ पैर मार रहे थे उतना ही नीचे धंसते जा रहे थे। व्हाइट हाउस को लग रहा था कि अमेरिका की जनता और मीडिया सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन वाशिंगटन शहर में 2 ऐसे इंसान थे जो इस मामले को इतनी आसानी से भूलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। द वाशिंगटन पोस्ट अखबार के 2 बहुत ही युवा और आम से दिखने वाले रिपोर्टर बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन, यह दोनों कोई बहुत बड़े या मशहूर पत्रकार नहीं थे, बल्कि ये सच के भूखे थे। जब बाकी सारी मीडिया इस वाटरगेट की चोरी को एक आम सी घटना मानकर छोड़ चुकी थी, तब इन दोनों को लगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। अब यहाँ निक्सन की साइकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा पेंच आता है। निक्सन को हमेशा लगता था कि सरकार के अंदर बैठे लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और वो किसी पर भरोसा नहीं करते थे, और उनका यही शक अब उनके लिए सच साबित होने वाला था। रिपोर्टर बॉब वुडवर्ड को सरकार के अंदर से एक बहुत ही खुफिया आदमी लगातार अंदर की जानकारी दे रहा था। वुडवर्ड ने अपनी पहचान छुपाने के लिए उस खुफिया आदमी का नाम दिया था डीप थ्रोट। सालों बाद जब दुनिया को पता चला कि डीप थ्रोट कोई और नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी FBI का नंबर 2 अधिकारी मार्क फेल्ट था। जरा सोचिए, जिस FBI को देश की सुरक्षा करनी चाहिए, उसी का इतना बड़ा अधिकारी रात के अंधेरे में वाशिंगटन की सुनसान और खाली पार्किंग में एक ऐसे रिपोर्टर से मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति की पोल खोल रहा था। डीप थ्रोट ने वुडवर्ड को सिर्फ एक ही सलाह दी थी, पैसे का पीछा करो। और जब वुडवर्ड और बर्नस्टीन ने उन जासूसों को मिलने वाले पैसे की जांच शुरू की तो सारे धागे एक एक करके खुलते चले गए। उन्होंने अपनी खबरों से यह साबित कर दिया कि वो पैसा सीधे निक्सन की चुनाव वाली कमेटी से आ रहा था। मार्च 1973 आ चुका था। निक्सन के सबसे वफादार लोगों में से एक था जॉन डीन। जॉन डीन व्हाइट हाउस का वकील था। पिछले कई महीनों से पकड़े गए जासूसों को पैसा खिलाने और पुलिस से झूठ बोलने का सारा गंदा काम डीन ही संभाल रहा था। लेकिन डीन कोई बेवकूफ नहीं था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि निक्सन और उनके बड़े अधिकारी सारा
इल्जाम उनके सिर पर मढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसे समझ आ गया था कि जब पुलिस व्हाइट हाउस के दरवाजे पर पहुंचेगी तो निक्सन खुद को बचाने के लिए डीन की ही बलि चढ़ा देंगे। अपनी जान बचाने की इसी तड़प में 21 मार्च 1973 को जॉन डीन राष्ट्रपति निक्सन से ओवल ऑफिस में मिलने जाते हैं। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे मशहूर मुलाकातों में से एक है। डीन निक्सन के सामने बैठता है और बहुत गंभीर आवाज में कहता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके राष्ट्रपति पद पर एक कैंसर लग गया है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। डीन निक्सन को बताता है कि उन जासूसों को चुप रखने के लिए हमें और $10 लाख की जरूरत पड़ेगी और वो हमें खुलेआम ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब यहाँ एक शरीफ और सच्चा इंसान क्या करता? वो तुरंत पुलिस को बुलाता, लेकिन निक्सन का दिमाग सत्ता के नशे में इतना भ्रष्ट हो चुका था कि वो बिना पलक झपकाए डीन से कहते हैं, $10 लाख, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं $10 लाख का इंतजाम कर सकता हूँ, बिल्कुल कैश में। दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र का मुखिया अपने ही दफ्तर में बैठकर मुजरिमों को रिश्वत देने की बात कर रहा था, लेकिन निक्सन को यह नहीं पता था कि जॉन डीन अब उनका वफादार आदमी नहीं रहा था। डीन ने सीधा जाकर जजों के सामने अपना मुंह खोल दिया। जब डीन की गवाही की खबर बाहर आई तो राजनीति में भूचाल आ गया। निक्सन ने तुरंत टीवी पर आकर मासूमियत से कह दिया कि जॉन डीन झूठ बोल रहा है। निक्सन ने पूरी दुनिया के सामने कहा, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। लेकिन तभी इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे कोई हॉलीवुड की फिल्मों में भी नहीं सोच सकता। यह मोड़ निक्सन के अंधकार और पागलपन का सबसे बड़ा सबूत है। जुलाई 1973 में जांच कमेटी के सामने व्हाइट हाउस का एक छोटा सा अधिकारी अलेक्जेंडर बटरफील्ड गवाही देने आता है। उससे बस यूं ही पूछा जाता है कि क्या व्हाइट हाउस में कोई बातचीत रिकॉर्ड करने का सिस्टम मौजूद है। बटरफील्ड एक ऐसा बम फोड़ता है जिसकी आवाज पूरे अमेरिका को सुन्न कर देती है। वो बताता है, हाँ, राष्ट्रपति निक्सन ने व्हाइट हाउस के हर कमरे और फोन में खुफिया माइक लगवा रखे हैं। वो पिछले 2 सालों से अपनी हर एक बातचीत को टेप पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। जरा सोचिए, निक्सन जिसने अपना राज छुपाने के लिए लोगों की जासूसी करवाई, उसी इंसान ने अपने ही दफ्तर में अपना ही सारा सच रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। निक्सन को लगता था कि भविष्य में लोग उनकी महानता को नहीं समझेंगे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी हर बात रिकॉर्ड हो ताकि इतिहास उन्हें याद रखे। अपनी महानता साबित करने के लिए इसी पागलपन में उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उन टेप्स के बारे में पता चलते ही पूरी जांच का रुख ही बदल गया। अब किसी गवाह की कोई जरूरत नहीं थी। जांच अधिकारी ने तुरंत अदालत से वो सारे टेप्स मांगे। निक्सन घिर चुके थे। उन्होंने टेप देने से साफ इनकार कर दिया। अक्टूबर 1973 में एक ऐसा वीकेंड आया जिसे शनिवार की रात का कत्लेआम कहा जाता है। निक्सन गुस्से में पागल हो चुके थे। उन्होंने अपने अटॉर्नी जनरल को आदेश दिया कि जो अधिकारी टेप मांग रहा है उसे तुरंत नौकरी से निकाल दो। अटॉर्नी जनरल ने इनकार कर दिया और इस्तीफा दे दिया। इसके बाद निक्सन ने कई और अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। निक्सन को लगा कि उन्होंने ताकत दिखाकर इस बगावत को कुचल दिया है, लेकिन जनता अब उन्हें एक तानाशाह की तरह देख रही थी जो कानून से ऊपर होने का घमंड कर रहा था। पूरा अमेरिका सड़कों पर उतर आया। रातों रात निक्सन एक विलेन बन चुके थे। निक्सन अब रात रात भर व्हाइट हाउस के अंधेरे कमरों में अकेले शराब पीते थे और पुरानी तस्वीरों से बातें करते थे। अगस्त 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी कानून से ऊपर नहीं है। अदालत ने आदेश दिया कि निक्सन को वो टेप सौंपने पड़ेंगे। जब वो टेप बाहर आए तो निक्सन का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। एक टेप ऐसा मिला जिसे स्मोकिंग गन कहा गया। इस टेप में निक्सन साफ साफ अपने अधिकारी से कह रहे थे कि CIA को फोन करो और उनसे कहो कि वो FBI की जांच को राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना देकर रुकवा दे। यह इस बात का पक्का और सीधा सबूत था कि राष्ट्रपति ने खुद न्याय के रास्ते में रुकावट डाली थी। अब निक्सन के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं ने व्हाइट हाउस आकर उनसे साफ कह दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, अब हमारे पास आपको बचाने के लिए कोई वोट नहीं है। अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो हम आपको बेइज्जत करके कुर्सी से उतार देंगे। 8 अगस्त 1974 निक्सन टीवी पर आए। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में खालीपन था। उन्होंने पूरे देश के सामने घोषणा की कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अगली सुबह जब निक्सन व्हाइट हाउस से अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने मुड़कर आखिरी बार कैमरों की तरफ देखा। उन्होंने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर अपनी उंगलियों से विक्ट्री जीत का निशाना बनाया। यह एक ऐसे इंसान की तस्वीर थी जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसका गुरूर अभी भी उसे हार मानने नहीं दे रहा था। निक्सन को उनके दुश्मनों ने नहीं हराया था,
उन्हें खुद उनके अपने ही दिमाग ने, उनके खौफ ने और उनके अहंकार ने बर्बाद किया था। अगर वो अपने राज छुपाने के लिए झूठ का सहारा न लेते तो शायद इतिहास उन्हें महान बनाता। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि सिंहासन चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब वो झूठ और धोखे की नींव पर खड़ा होता है तो उसका गिरना तय होता है। जय हिंद।